Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो गाइस फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की। और जैसा कि आप लोगों को पता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पर ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है हमारा। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, देन आफ्टर इस लेक्चर पे आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप वो नहीं देखोगे यार तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो ठीक है यार, जिसको सेंटर ऑफ मास नहीं पता उसमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो पाएगा। तो इसलिए मैं इंसिस्ट करूंगी, जी हाँ इंसिस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप जाके वीडियो का पार्ट नंबर 1 देखें, देन आफ्टर लेक्चर 2 पे आइए। लेक्चर 2 में जैसा कि आपको पता है लेक्चर 1 में जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं उसके आगे ही हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे अपने लेक्चर 2 को। लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा अपना रोटेशनल मोशन। तो भाई रोटेशनल मोशन को समझेंगे। अभी तक हमारी बॉडी सिर्फ चल रही थी, स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी। अब हमें देखना है अगर वो घूम रही हो तो यार घूम रही होगी तो फिर वहां पे कैसा मोशन होगा, तो वो जो रोटेशनल मोशन है वही है रोटेशनल मोशन अपना, ठीक है। तो एग्जैक्टली यस, वही घूमने वाली चीज को अब हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तक तो था ठीक है यार, डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है, फोर्स लगा के आपने चला दिया उसको समझ लिया। तो अभी तक तो ये सारी चीज़ें समझी, एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, फोर्स कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, कितने टाइम में स्टॉप होगी, कितने टाइम में कहाँ पहुँचेगी, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करेगी, ईच एंड एवरीथिंग। यार ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यार घूम रही हो तो कितनी देर तक घूमेगी, कैसे घूमेगी, किस एक्सिस के अराउंड घूमेगी, अच्छा घूमते हुए आगे भी बढ़ेगी या पीछे लौटेगी, घूमने का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम, जब कई सारे पार्टिकल होते हैं और उनको कंबाइन फॉर्म में हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो वो होता है अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और रोटेशनल मोशन तो अभी बता ही दिया। तो ये एक बार देख लीजिए, प्रीवियस स्लाइड्स ही है, ये आपकी प्रीवियस स्लाइड्स आ रही हैं, देखते चलिए। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, रिकॉल वीडियो है वो आपका, उससे आपको सारी चीज़ें रिकॉल होंगी। यस, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिजिड बॉडी की। यार रिजिड बॉडी बोल दिया, लेकिन होता क्या है यार, देखो ये सपोज करो आपकी कोई भी बॉडी है, अगर आप इस पर F फोर्स अप्लाई करके, इस बॉडी पे F फोर्स अप्लाई करके इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनके सपोज करो ये दो पार्टिकल्स हैं, F फोर्स अप्लाई करके आप इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज ना कर पाओ, तब इस बॉडी को हम लोग कहेंगे रिजिड बॉडी। थोड़ा कम समझ में आया, आई नो। ये आपकी बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, देख रहे हो यार, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। मैं कह रही हूँ मान लो दो पार्टिकल ये हैं जिनके बीच की दूरी R है, R दूरी है। आप सोच रहे हो कि हम F फोर्स अप्लाई करें और इस R दूरी को R डैश कर दें, F फोर्स अप्लाई करके R को R डैश में कन्वर्ट कर दें, लेकिन नहीं। रिजिड बॉडी के केस में क्या होगा, ये टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है ना वो कभी कम नहीं होगी फोर्स लगा के, ठीक है। तो देख लो एकदम क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ द डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल कांट बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करके ना इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी को कम नहीं कर सकते यार, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ थी, ये थी डेफिनेशन अपनी रिजिड बॉडी की। अब सब कुछ भी हम लोग जो कुछ भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो होगी सारी स्टडी अपने रिजिड बॉडी पे। अच्छा देखो, कोई सॉफ्ट बॉडी अगर हम लोग नॉर्मल बॉडी कंसीडर करते हैं, सॉफ्ट बॉडी लाइक स्पंज आपने लिया होता, इरेजर या आप इरेजर ही कंसीडर कर लो, ठीक है। इरेजर लेते हो, उस पर फोर्स F अप्लाई करते हो, कोई भी फोर्स F अप्लाई किया तो देखो वो थोड़ा सा श्रिंक होता है। श्रिंक होने का रीज़न क्या हुआ, आपने उनके दो पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स थे, इन दोनों साइड से फोर्स आपने F फोर्स अप्लाई किया। तो जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो, क्या हो रहा है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है ना। तो ये इरेजर को आप रिजिड बॉडी तो नहीं बोलोगे ना, फॉर्म को रिजिड बॉडी तो नहीं बोलोगे, ठीक है। आई गेस ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन कौन सी बला है भाई, इसको देख लेते हैं। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, एक्सेस ऑफ रोटेशन भी तुरंत समझ में आएगा।
मैं बोल रही हूँ, बस साथ में रहो, वीडियो एंड तक देखना यार, एकदम एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। देखो ये तुम्हारी रिजिड बॉडी, ठीक है। अगर मान लो ये बॉडी ऐसे घूमना चालू कर दे, ऐसे ऐसे, ठीक है, घूम रही है, ये घूम रही है ऐसे ऐसे करके, घूम रही है, घूमे जा रही है, ऐसे करके घूमे जा रही है, ठीक है। तो ये घूम रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड घूम रही होगी, तो ये रहा इसका पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड घूम रही। इस पर्टिकुलर पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन पास हो रही, इस पर्टिकुलर पॉइंट के परपेंडिकुलर देखो कौन सी लाइन पास हो रही, ये वाली लाइन पास हो रही है। तो ये वाली जो लाइन होगी वो कहला जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हो, बिना स्किप किए देख रहे हो, तो मेरी गारंटी यार एक एक चीज समझ में आएगी, कहीं भी कोई भी टाइम का वेस्टेज आपको नहीं लगेगा। तो देख लो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन आपको दी जा रही है यहाँ पे। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर कोई बॉडी स्टार्ट करती है घूमना किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, ठीक है, देन द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट बॉडी। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि पास हो रही है उस पॉइंट से, वो कहलाएगी आपकी इस बॉडी के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भाई क्या इस बॉडी के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कई सारे हो सकते हैं? तो मैं बोलूँगी हाँ हो सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि इसी पॉइंट के अराउंड घुमाओ? हो सकता है आज इस पॉइंट के अराउंड घूम रही हो, कल को कहीं इस पॉइंट के अराउंड घूमने लग जाए, तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, ठीक है, जो लाइन जाएगी वो हो जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई गेस ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन। तो भाई जैसा कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लीनियर मोशन में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, तो उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन। रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपके क्या क्या होते हैं? तो क्लियरली फॉर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में कन्वर्ट हो गया, एस कन्वर्ट हो रहा है थीटा में, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है एंगुलर वेलोसिटी में, मतलब v चेंज हो रहा है ओमेगा में। लीनियर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन में, a कन्वर्ट हो रहा है अल्फा में। तो यहाँ पे सब जगह लीनियर वर्ड ऐड कर लेना, सब में तीनों में एक साथ लीनियर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होती थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी को बोल दो, v फाइनल वेलोसिटी की जगह ओमेगा इज इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट रिप्रेजेंट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी? ओमेगा नॉट। a मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम विल बी सेम, तो t, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की जगह हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आ गया। इसी तरह देख लेते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी क्या आएंगी अपनी। तो आइए देखते हैं अपनी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन विल बी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, ओमेगा नॉट टी कर लेना। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्यों? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो एस को किसने रिप्लेस किया? थीटा ने। यू को रिप्लेस करने वाली क्वांटिटी है ओमेगा नॉट, ए को रिप्लेस करने वाली क्वांटिटी यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यार करेक्ट कर लेना, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ ओमेगा नॉट टी, ठीक है, वो प्लस के चक्कर में रह गया, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। एंड थर्ड इक्वेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यार होता क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता था ना। तो v स्क्वायर के प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर के प्लेस पे ओमेगा नॉट स्क्वायर, 2 के प्लेस पे 2 है, a के प्लेस पे अल्फा और s के प्लेस पे थीटा। सेम एज इट इज, जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। तो हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन मिल गई। तो यार क्या चीज़ें यहीं पे खत्म हो जाएंगी? नहीं यार नहीं, जैसे वहां पे हमने डेरिवेशन किया था ना, डिराइव करके फाइंड आउट की थी, यहाँ पे भी हम डिराइव करके फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जल्दी से डिराइव करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या आता है। तो देख लेते हैं यार डेरिवेशन। आते हैं डेरिवेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी आपकी? फर्स्ट इक्वेशन
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये प्रूफ करना है। तो यू नो दैट सिंस आपको पता है अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यार क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चीज़ अप्लाई कर दो। अब चलो एक काम कर दो, अल्फा डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा। अल्फा डी टी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी ओमेगा। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट कर दो पूरे टर्म को। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है ये देख लो। ओमेगा नॉट, सपोज करो इनिशियल में जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी ओमेगा नॉट, ठीक है, और फाइनली इट बिकम्स ओमेगा। और ये फ्रॉम 0 टू टी, जब आपका टाइम 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, जब टाइम टी हुआ तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें ओमेगा। ठीक है, तो आपको पता है अल्फा तो बाहर आ जाएगा, अल्फा तो टी से फ्री है, इज इक्वल्स टू डी टी, सॉरी इंटीग्रल ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा, दिस इज फ्रॉम 0 टू टी। तो अल्फा डी टी मीन्स वन का इंटीग्रल विल बी टी फ्रॉम 0 टू टी, और इधर डी ओमेगा का इंटीग्रल विल बी ओमेगा फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। इट विल बी अल्फा टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t minus 0 is equals to, here we get ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो चलिए आई गेस इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो इस साइड में रब करने जा रही हूँ। तो इस साइड इरेज करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। स्क्रीनशॉट लेते चलो, सॉल्व करते चलो, आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसा वहां पे मेथड बताया था सेम मेथड मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे भी आपको। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। अल्फा टाइम्स टी इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अरेंज करके लिख ले तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और ये क्या यार, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन, यही थी ना अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन। आ गया यार, इसके लिए परेशान थे, लो 1 मिनट भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यार फर्स्ट आ गई तो सेकंड भी आनी चाहिए, तो हम लोग अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो दिमाग में क्या होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। अच्छा लीनियर के लिए बात कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहां पे हम लोग v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी लेके चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यार v तो है नहीं, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी लेके चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन वहां पे क्या लेके चलते थे, v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पे v नहीं है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा यार। ठीक है, अब देखो dt से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा dt इज इक्वल्स टू डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे यार, इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे, ओमेगा dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ठीक है, तो ये होने वाला है इंटीग्रेशन। तो जब टाइम 0 होगा, जब टाइम यहाँ पे 0 लिखा है, जब टाइम 0 होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, और जब टाइम t हो जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, इस लिमिट के थ्रू हमें इंटीग्रेट करना है, ये लिमिट हमें दे दी गई है। तो यार ओमेगा तो फ्री है ना t से, तो ओमेगा को उठाओ और बाहर कर दो, यहाँ पे dt लिख दो एज इट इज फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल्स टू डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा ओमेगा। dt का इंटीग्रेशन करेंगे, यहीं पे कर दोगे, यहीं पे कर सकते हो। तो यार dt का इंटीग्रेशन तो कर दो, लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, ओमेगा dt है ना, तो ओमेगा अगर आपको पता है कि t से फ्री है तब तो ठीक है, लेकिन अभी अभी जस्ट अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए।
वहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, एक सेकेंड इरेजर था ये, या क्या था, ओमेगा इज इक्वल्स टू, यस, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा में टी आता है, तो अगर जिसके दिमाग में आया हो इस तरह से लिख लेंगे तो नहीं भाई, ये स्टेप अपना रॉन्ग है। ओमेगा आपका टी से फ्री नहीं है। अगर टी से फ्री होता तो ओमेगा के किसी फॉर्मूले में ये अल्फा टी जैसा टर्म ना आता। मैंने ये लाइन मैं चाहती तो स्किप कर देती, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा जिससे आपको वो डिफरेंस पता चले, वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए ना। नहीं तो यहाँ से यार ओमेगा लिख लेते, बाहर कर लिया कि इसमें तो टी दिख ही नहीं रहा, अभी नहीं दिख रहा है यार। जस्ट पहले फर्स्ट इक्वेशन में सोचो क्या आई थी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यार वो उठाते हैं और वो सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। हाँ जो यार देख लेते हैं क्या हो सकता है, जहाँ जितने चेंजेस हैं चेंज करते चलो, क्योंकि चेंज करना ज़रूरी है। तो क्या आ जाएगा यार, ओमेगा की वैल्यू क्या आती है अपने पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी इज इक्वल्स टू, इट इज़ फ्रॉम 0 टू टी। इस साइड क्या था, डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। ओके, तो यार इस टर्म को अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ इस बारी। देखो एक एक टर्म को इंडिविजुअली लिखने जा रही हूँ। इंडिविजुअली कैसे लिखेंगे, ये ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, अल्फा यहाँ पे टी डी टी। फिर से कुछ चीज़ें इरेज कर रही हूँ इस साइड की। स्क्रीनशॉट आई गेस सबने ले रखा है, नहीं लिया है तो वीडियो को 5-10 सेकंड बैक करो और वहाँ से जाके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो वीडियो में तो ऐसा कोई लोचा ही नहीं है यार। और ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी लिखते चलो, लिमिट्स भी, ये फ्रॉम 0 टू टी, इट इज़ अगेन फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। ये तो LHS की चीज़ें लिख दी, इज इक्वल्स टू डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। तो क्या आ गया यार आपके पास, ओमेगा नॉट को बाहर किया, डी टी का इंटीग्रेशन टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, ये टर्म आया, प्लस नेक्स्ट लाइन क्या है, अल्फा टी डी टी का इंटीग्रेशन सबको पता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब पावर को 1 इंक्रीज करो और 1 मतलब जो पावर हो n+1, जितनी भी पावर हो उसमें 1 ऐड करके उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे t की पावर 1 है ना, तो t की पावर 1+1 2 अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट कितनी थी, अपर लिमिट वॉज t एंड लोअर लिमिट वॉज 0 इज इक्वल्स टू डी थीटा, ये लिखा है ना, डी थीटा का इंटीग्रल, थीटा निकल के आया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट वॉज थीटा। तो आई गेस यहाँ तक सबने नोट कर रखा होगा। अब चलिए फिर से इस साइड की चीज़ों को इरेज करते हैं हम लोग। हाँ वैसे नेक्स्ट स्लाइड यूज़ कर सकते थे, इतना कोई इशू नहीं है। ये सब कुछ इरेज करते हैं और फिर से हम लोग लिखेंगे बढ़िया सा, जिससे चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब देखो यार क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे एक इस लाइन से देखना है ना, इस लाइन से देखना है क्या है, ओमेगा टाइम्स, इट इज़ नॉट ओमेगा, ओमेगा नॉट टाइम्स t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अल्फा टाइम्स अल्फा अपॉन 2 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 0। बोले तो क्या आने वाला है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा, या थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन, जस्ट अभी आपको बताया था ना, या विद द सेम लॉजिक आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, बेसिक सी चीज़। जैसा जैसा मैंने आपको बताया था लीनियर मोशन के लिए सेम एज इट इज सेम फंडा अप्लाई करते जाना है आपको रोटेशनल मोशन के लिए भी, ठीक है। कोई चेंज नहीं है कहीं पे भी। किस क्वांटिटी को किससे रिप्लेस किया गया है प्रीवियस स्लाइड में एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ कि देख लो यार, फिर से देख लो किस क्वांटिटी को किस चीज़ से रिप्लेस किया गया है, किससे चेंज किया गया है, ठीक है। तो अगर आप ये वेरिएशन ध्यान रखते हो ना, इन चीज़ों को दिमाग में रखते हो, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना ये देख लो यार, एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैंने ये देखो, एक चीज़ तो दिख रही है यार, वीडियो पे काफ़ी काम किया गया है। यस, तो ठीक है, वीडियो बनाना मेरा काम है, उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है वो मैं देख सकती हूँ। आप अपने में कितना बेटरमेंट कर सकते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इतने अच्छे वीडियो से क्या क्या आप चीज़ें समझ रहे हो, क्या आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो, कितनी चीज़ें आप ऑब्जॉर्व कर पा रहे हो ना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हाँ, कॉन्सेप्ट से लेकर के एक एक चीज़, ब्रीफ नॉलेज से लेकर के एक एडवांस लेवल तक मैं आपको वहाँ तक का टच दे रही हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, लीनियर मोशन के लिए v = u + at था, रोटेशन में ओमेगा = ओमेगा नॉट + अल्फा t हो गया। जैसे आपको पता है लीनियर के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + ½ at² होता है, और रोटेशन में थीटा = ओमेगा नॉट t + हाफ। ओके, यहाँ पे एक टर्म रह गया, दिस इज हाफ, अल्फा t² हो जाता है, ठीक है। v² = u² + 2as हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फॉर लीनियर मोशन। एंड इस केस में क्या हो जाता है, देखो इधर से स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो हाँ देखो, काफ़ी सारी मेहनत होती है आपके एक वीडियो के पीछे, तो काफ़ी सारी गलतियां भी, थोड़ी थोड़ी गलतियां भी होती रहेंगी, वो धीरे धीरे रेक्टिफाई होके आपको एक कंप्लीट वीडियो निकल के आता है, तब जाके एक परफेक्ट पीस बनती है, ठीक है। तो ठीक है, परफेक्ट पीस मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक से लेके एक एडवांस लेवल तक की चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ भी वेरिएशन होते हैं या जहाँ भी कुछ सिंबल्स रह जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ वीडियो में कि कहाँ पे क्या करेक्शन होने हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको ठीक कर लेना। तो उसको ऑन टाइम ठीक कर लिया करो, ओके। चलो यार, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा² = ओमेगा नॉट स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा। तो ये देखो, ये चार्ट के थ्रू आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो, आप अपने नोट्स चाहो तो इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। कम टू द नेक्स्ट वन, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। यार सब कुछ समझ में आ जाता है, मोस्टली लोगों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता। आई विश ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में है। तो मैं अपना पूरा एफर्ट देने वाली हूँ, आप पे डिपेंड करता है आप कितना सिंसियर बैठे हो, ठीक है। तो देखो, टॉर्क क्या होता है, सीधी सी बात है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, क्या क्या लिखा है वो चीज़ें समझा देती हूँ, फिर देख लेना। सब कहते हैं कि समझ में नहीं आता, टॉपिक टिपिकल है, टिपिकल कुछ नहीं होता, बस वो डिपेंड करता है कि समझ कौन रहा और समझा कौन रहा, ठीक है। तो क्या है यार, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो यार, डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आया, मुझे पता है। चलो एक एक लाइन को समझते चलो। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये तुम्हारी कोई बॉडी है, बोलो हाँ, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट कर रही है, तो जिस पॉइंट के अराउंड रोटेट करती थी, वो पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है, वो पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है, वो लाइन हमारी हो जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तुम्हारी बॉडी ऐसे घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कह दिया। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है जिस पे हमने फोर्स F लगा दिया, अप्लाई कर दिया फोर्स, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब यार लाइन ऑफ एक्शन क्या हुआ, देखो फोर्स जो अप्लाइड है ना, किस लाइन पे अप्लाइड है, वो ये लाइन ड्रॉ कर लो, वो हो जाएगा आपका लाइन ऑफ एक्शन। मतलब फोर्स किस लाइन पे अप्लाइड है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फोर्स के डायरेक्शन से उस पॉइंट को ज्वाइन कराते हुए आप एक इमेजिनरी लाइन पीछे तक ड्रॉ कर लो, वो आपकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन का इस लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आएगा, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल, ठीक है 90 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस होने वाली है, मैं इसको लिखने जा रही हूँ ब्लू कलर से, ये जो डिस्टेंस r निकल के आई है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, वो लिखी है यहाँ पे। तो फोर्स क्या है, सॉरी टॉर्क क्या है, F फोर्स के मैग्नीट्यूड और इस R दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये तो आपने प्रीवियस वीडियो में ही सीख रखा है, ठीक है, तो ये वहां जाके देख लेना। एक बारी फिर से मैं चीज़ों को रिकॉल करे देती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, देख लो रेड कलर के थ्रू। देखो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है आपको पता है, ये एक ऐसा पॉइंट है बॉडी में जहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, एफ फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी डायरेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में बैक साइड में बढ़ा दिया हमने, बढ़ा दिया तो वो जो फोर्स था जिस पॉइंट पे अप्लाइड था, वो वाली डायरेक्शन, वो वाली जो लाइन आ रही थी, उसको हमने क्या कहा, लाइन ऑफ एक्शन। मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है वही जो लाइन आ रही है वो हमारा लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो, तो ये वाला जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, वो डिस्टेंस आर, इस आर का और इस एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहलाता है अपना टॉर्क या मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी गई है, पढ़ लेना। इट इज डिनोटेड बाय टॉर्क। टॉ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। टॉ की वैल्यू होती है एफ क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए मैंने यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड कर दिया है। बोल्ड लिख दिया जाए, या तो ऊपर एरो दे दिया जाए, या ऊपर बार दे दिया जाए, या नीचे के साइड में बार दे दिया जाए, ये सारे ही नोटेशन है आपके वेक्टर क्वांटिटीज के। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी टाइप का नोटेशन आपको दिख सकते हैं। इफ द बॉडी इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी पॉजिटिव। अगर बॉडी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तब तो टॉर्क पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव। कम टू द नेक्स्ट वन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यार ये काफ़ी सही चीज़ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके आगे की सारी भी स्टडीज चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू ही पढ़ेंगे। चलो यार ये देख लेते हैं। When a particle rotates around an axis of rotation, जब कोई पार्टिकल आपका रोटेट करता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, then its movement of inertia will be the product of the mass of the body and square of the distance from its axis of rotation। ये आपकी कोई आर्बिट्रेरीली ऐसे किसी आर्बिट्रेरी शेप की मैंने बॉडी कंसीडर की, ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे कंसीडर कर लो, तो m है बॉडी का मास, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है r, तो क्या है मास, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर बॉडी का जो होगा mr स्क्वायर, वो होगा आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज नॉट ए स्मॉल एल, इट इज कैपिटल आई। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। इट्स यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। आई गेस फॉर्मूले से एकदम क्लियर होगा। यूनिट निकालना, यूनिट निकलवा दिया। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या आ जाएगा यार, mt-2, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यार किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, उनको करेक्ट कर लिया करो। इट्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी mt2। फिर गलत लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml स्क्वायर यार, ठीक है। इट विल बी, देखो तुम लोगों को तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ml स्क्वायर t0 कर दो, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे स्केलर लिखा है। आगे चल के अगर आप कभी कहीं आपने और कहीं कोई हायर लेवल की बुक देखी ना, तो ये यहाँ पे आपको टेंसर क्वांटिटी दिखेगी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यार ये नोट क्या दिया है देख लो, I इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा ये क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो ये आपके आर्बिट्रेरी शेप की कोई बॉडी है, ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा। ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट जिसका मास हुआ m1, इस पॉइंट का मास है m2। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सारे। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, तो कई सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ। इस वाले का मास mn। फर्स्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज r1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पॉइंट इज
r2 from axis of rotation. Similarly, the distance of nth point is rn from system of rotation. सॉरी, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फर्स्ट पॉइंट m1 मास का जो डिस्टेंस है वो r1 है, m2 मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 है। इसी तरह पूरे सिस्टम में सिर्फ n पार्टिकल है जिसके मासेस m1 m2 अप टू mn है, ठीक है। तो जो nth पार्टिकल है उसका डिस्टेंस rn है। तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एंड सो ऑन अप टू nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉरी। तो यार यहाँ पे वही चीज करके आपको दिखाई गई है, I इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल। तो nth पार्टिकल तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका निकाल लेना और फिर लास्ट में सबका सम कर देना है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, समेशन mi ri स्क्वायर, I इज इक्वल्स टू समेशन mi ri स्क्वायर। और I आपका रन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, I फ्रॉम 1 टू n, 1 से n रन कर रहा है I, तो I की आप लिमिट लगा सकते हो, I फ्रॉम 1 टू n। तो ये आ गई आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यार काइनेटिक एनर्जी टर्म तो बहुत बार पढ़ा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर पार्टिकल घूम रहा है, बॉडी घूम रही है, तब उस केस में जो एनर्जी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स ऑल पार्टिकल्स। फिर से वही बात समझाई गई है, ये आपकी कोई बॉडी है, इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, बॉडी नहीं बोलेंगे, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी निकाल के सबका सम लिख देंगे, वो हो जाएगी हमारी पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल K, ठीक है। K इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यार ये देख लिया ना, नॉर्मली क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ये पढ़ा है हम लोगों ने। यहाँ पे रोटेशनल मोशन में m चेंज होगा I से, जो काम लीनियर मोशन में हमारा मास करता आया है वो काम करने वाला है रोटेशनल मोशन में इनर्शिया, ठीक है। और ये तो पहले ही बता चुकी हूँ, वेलोसिटी कन्वर्ट हो रहा है किससे, ओमेगा से, वेलोसिटी को रिप्लेस कर रहा है ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो K इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, याद रखना इजी है, m को रिप्लेस कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो I लिख दो, और वेलोसिटी को रिप्लेस कर रहा है ओमेगा, तो ओमेगा लिख दो। इट्स यूनिट इज जूल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी तो स्केलर होती है, ये तो पता ही है आपको ना यार, अकलमंद हो तुम लोग। यहाँ पे क्या है देखो, लेट करेक्ट कर लो, लेट m1 m2 m3 and so on be the masses of the particle of system and their displacements from axis of rotation are r1, करेक्ट करते चलो, this is r1 r2 r3 and so on, ठीक है। while angular velocity of all the particles is same, ठीक है। यार देखो हमारे पास एक बॉडी है जिसके पार्टिकल्स के मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन, इस तरह से सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअली मासेस गिवन है, ठीक है। और सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, r1 r2 r3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से सबका डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, पूरी बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम है। याद होगा ये वाला डायग्राम, या रुक जाओ कहाँ गया, ये डायग्राम देख लो, इसमें देखो हर जगह पार्टिकल के मासेस मैंने अलग अलग लिए हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तो सबके लिए सेम है ना। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए भी है, सेकंड के लिए भी है, थर्ड के लिए भी है और nth के लिए भी है, तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है।
Therefore kinetic energy of first particle will be half m1 v1 स्क्वायर। क्या होती है हाफ m1 v1 स्क्वायर? वैसे तो अभी कहोगे मैंने पढ़ लिया यार, आई ओमेगा स्क्वायर आपने बताया था, आया कैसे वो समझा देती हूँ। v की वैल्यू आर ओमेगा, v के प्लेस पे आर ओमेगा रख दो, r1 ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हर बारी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ओमेगा ही है। ठीक है, चलो यार, तो ये रख दो, हाफ m1 r1 ओमेगा का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ से ये चीज़ आ गई। ठीक है, इंडिविजुअली लिखते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करके हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह से हमारे पास आ गया k1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी। अदर पार्टिकल्स के लिए लिखना चाहे तो ये सेकेंड पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये थर्ड के लिए हो गई, और ये फोर्थ के लिए हो गई, फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन। हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस तरह करके हमारे पास सारे पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी मिल गई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम कर दो तो वो क्या मिलेगा आपको, टोटल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 एंड सो ऑन कर दिया। k इज इक्वल टू k1 की वैल्यू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस k2 की वैल्यू कितनी थी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k3 की वैल्यू हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। कितने पार्टिकल्स है मुझे नहीं पता, इन्फिनाइट पार्टिकल्स है इस बारी। k इज इक्वल टू हाफ, एक कॉमन ले सकते हो, यहाँ से कॉमन ले लो। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो इस साइड ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर दिया। तो फर्स्ट टर्म से क्या मिला हमें, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। तो यार ये ब्रैकेट में क्या दिख रहा है तुम्हें, कलर चेंज करती हूँ, देखो ये क्या लिखा दिख रहा है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। mi ri स्क्वायर नहीं दिख रहा है, सब पे पूरे पे सम, तो इसको लिख दिया समेशन एम आर स्क्वायर। mi ri स्क्वायर लिखूँ या एम आर स्क्वायर लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है, एक ही बात होती है। k इज इक्वल टू हाफ समेशन एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। तो इसी ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसी टर्म को तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर, यही था ना। तो k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आपने प्रूव कर लिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।